हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड पुलिस एसआई मैथ्स की। ये जो सेशन चल रहे हैं इसमें मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस करने, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कौन सी ऐसे तरीके होने चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप क्वेश्चंस को कर सके। ठीक है। लगभग डेली हम ये सेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपसे एक ही चीज चाह रहे हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इस पूरे 15 से 20 दिनों के ड्यूरेशन में करें, ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस आ पाए एग्जाम में जाके, ऐसे ना लगे कि भैया आपको नहीं आता है। ठीक है। ये कब होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि रमेश की आय उसके पिता की आय की 1/3 है। 1/3 है। ठीक है। तो पहली ही लाइन पढ़ी, रमेश की आय उसके पिता की 1/3 है, और क्वेश्चन में कह रहा हुआ है वर्तमान में रमेश और उसके पिता की आय क्या है, आयु क्या है, आयु क्या है, एज क्या है। तो भैया 1/3 है का मतलब है ये तो रमेश के पिताजी की एज होगी। ठीक है। और ये रमेश की एज होगी। 1/3 है क्या? आपने बोला हाँ है। दूसरे ऑप्शन को देखा, ये अगर रमेश के पिताजी की उम्र है तो इसका 1/3 1/3 करें तो 13 आएगा। आपने बोला हाँ। 33 का 1/3 करें तो क्या 11 आएगा? आपने बोला हाँ जी बिल्कुल आएगा। 42 का करें 1/3, 14×3 = 42 होता है। आपने बोला हाँ। तो पहली कंडीशन तो सारे के सारे ऑप्शन फुलफिल कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? 12 वर्षों के बाद रमेश के पिता की आयु रमेश की आयु की दुगनी हो जाएगी। दुगनी हो जाएगी मतलब 12 साल बाद। 12 साल बाद रमेश की उम्र नहीं बढ़ेगी, पिताजी की भी एज बढ़ेगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अब रमेश की आयु 12 साल बाद 24 की हो जाएगी और पिताजी 12 साल बाद 48 के हो जाएंगे। तो क्या रमेश के पिताजी रमेश की आयु के दुगने हो गए? तो आपने कहा हाँ 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 हाँ, बिल्कुल हो गए। क्योंकि दोनों कंडीशन पहला ही ऑप्शन फॉलो कर दे रहा है, तो आगे किसी ऑप्शन को चेक करने की हमें बिल्कुल भी कोशिशें नहीं करनी। हमने कहना है कि यही आंसर हो जाएगा। गॉट इट? आ गई बात समझ में? तो इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस भी करने की कोशिशें करेंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस आप आगे देखते रहिए, और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए, ताकि वो क्वेश्चंस भी हम अपने आगे के सेशंस में ऐड कर पाए। ठीक है। चलिए देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन। एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो है और एक है चौड़ाई। आयताकार प्लॉट सबको समझ में आता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात कर रहे हैं। चौड़ाई अगर आपने ए ली है तो लंबाई A+20 होगी, क्योंकि पहली लाइन में ये लिखा था कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। ठीक है। यदि प्लॉट के घेराव करने की कीमत 26.5 हो, मतलब प्लॉट होगा ऐसा। घेराव करने का मतलब यहाँ पे फेंसिंग कर रहे हैं ऐसे ऐसे। फेंसिंग का मतलब हो गया कि बाड़ लगा रहे हैं तार की। इसका जो खर्चा है वो 26 रुपए पर मीटर है। 26.50 पर रुपए पर मीटर। तो बेसिकली आपको यहां से लेके पूरी ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। कितनी हो गई? मतलब पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, बोले तो परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप देखो क्या होता है। परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला। और एक चीज याद रखना कि फॉर्मूले सबके याद कर लेना। तो परिमाप होता है दो। लंबाई कितनी है? A+20। चौड़ाई कितनी है? A है। आ गई बात समझ में? अब आप क्या करें कि जो ये परिमाप आया इसे किससे गुणा करें? तो आप बोलेंगे 26.50 से गुणा करो, तभी तो जा करके कुल कॉस्टिंग निकलेगी। किसके बराबर है वो? 5300 रुपए के बराबर है। अब देखो 26.5 और 2 की गुणा करोगे तो ये 53 बनाएगा। 53 से 53 कट जाएगा, मतलब केवल 100 ही बचेगा। यहाँ ए और ए जोड़ोगे 2A+20 बराबर आ गया भैया 100। तो 2A बराबर आ गया 80, ए बराबर आ गया भैया 40। आ रही है बात समझ में? ए जो आया वो तो चौड़ाई आई है,
मगर आपसे प्लॉट की क्या पूछी जा रही है, आपने बोला लंबाई कितनी होगी, आप बोलेंगे 60 हो जाएगी। लेकिन क्या किसी ऑप्शन में 60 दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो आंसर क्या ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा इनमें से कोई नहीं करने का, जब आप क्वेश्चन को सही सही करेंगे। तो इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना, सही आंसर। मगर वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप क्वेश्चंस को सही करेंगे। अब ये कह रहा है एक व्यक्ति 26 सेबों को बेचने पर 4 सेबों के आ, हानि होती है, 4 सेबों की हानि होती है। तो समझिए, तो मान लो कि एक सेब ₹C का था, बेचा आपने ₹S का, तो आपको हानि हो रही है, मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, उसमें से सेलिंग प्राइस घटाओगे। भाई क्रय मूल्य C था, विक्रय मूल्य कितना था, आपने बोला इतना, और जो हानि होगी वो इतनी होगी। मगर आपको पता है कि कितने सेब बेचने हैं, तो 36 बेचने हैं, तो 36 खरीदोगे, तभी तो 36 बिकेंगे। फिर जो हानि होगी वो 36 C-S के बराबर होगी, मतलब C-S के बराबर होगी। ये 4 सेबों की हानि होती है, 4 सेबों की हानि। अब इसमें ये नहीं बताया है कि क्रय मूल्य के बराबर या विक्रय मूल्य के। अगर ऐसा आ जाए सवाल में, तो आपने हमेशा इसे क्रय मूल्य मान करके करना है। 4 सेबों के बराबर होती है, मतलब क्रय मूल्य के बराबर होती है। ठीक है, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 36C-36S बराबर 4C। तो 36C में से 4C घट गया, और यहाँ 36S आ गया भैया, 32C बराबर 36S। तो C/S की वैल्यू आ गई 36/32। का मतलब हो गया 4×9=36, 4×8=32। मतलब ₹9 की चीज को ₹8 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है। तो आपने बोला 1 का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। कितने रुपए लगा के हो रहा है, ₹9 लगा के हो रहा है। भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, तो आप कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों 11.11% की हानि हो रही है। सवाल में पूछना चाहिए था उसे कि लॉस परसेंटेज बताइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 व्यक्ति 15 दिनों में इतने किलो चावल का उपभोग करते हैं, 30 व्यक्ति इतने दिनों में कितने चावल, नहीं, इतने किलो चावल का उपभोग कितने दिनों में करेंगे। तो आपने कहा इसमें तो MDH वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। हाँ, मैंने कहा मगर दिया हुआ क्या क्या है, तो आपने बोला लोग दिए हुए, M दिया हुआ, D दिया हुआ, 240 किलोग्राम चावल, मतलब वर्क भी दे दिया कि काम कितना है। तो MD/W ये दिया हुआ, बराबर कांस्टेंट होगा, बस ये ध्यान में रखना। कांस्टेंट होगा का मतलब M की वैल्यू पहले कितनी है, 40 लोग थे, 15 दिनों में 240 चावल खाते हैं, तो 30 लोग 48 किलोग्राम चावल खाने में कितने ही दिन लेंगे। 15 से ये कट गया 2 बार, 2 से ये कट गया 24 बार, 24 से ये 24 कटा, 0 से 0 कटा, और आंसर आ गया 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। क्लियर हो रहा है, तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जब जब आप लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और क्वेश्चंस लाने का, है ना, दूसरे दिन भी नए जोश के साथ आने का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार सभी वस्तुओं को 10% की छूट देने का दावा करता है, छूट दे रहा है, लेकिन वह प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को 20% बढ़ाता है। दुकानदार देखो बहुत ही प्यारा आदमी है। कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो दूसरी वाली लाइन पे जाऊंगा मैं, प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को 20% बढ़ा देता है, प्रत्येक वस्तु के 20% बढ़ा देता है। मतलब अगर ₹100 की कोई चीज है तो उसे बढ़ा करके कितना कर देता है, 120 कर दिया, ये उसने मार्क कर दिया। अब वो छूट दे रहा है, भाई 100 की चीज को बढ़ा दिया उसने 20%, फिर वो छूट दे रहा है, कितने की छूट दे रहा है, आपने बोला 10% की छूट दे रहा है। तो 120 का 10% घटाओ, कम करो, इसका 12 होता है, 120 में से 12 घटाओगे
तो 108 आएगा। मतलब कितने में सेल कर रहा है भाई? तो आप बोलेंगे 100 की चीज को 108 में सेल कर रहा है, कितने का फायदा ले रहा है? 8 का गुणा गए अपॉन 100 गुणा गए 100, तो 100 से 100 कट जाएगा और 8% आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्रिकेट टीम एक वर्ष में कुल खेले गए मैच के 40% मैच जीत जाती है। मतलब 100 कुल मैच खेले, उसमें से 40% जीती। फिर क्या कह रहा है? यदि टीम 50% खेले हुए मैच 50% मैच हार गई। भाई 40 यहां जीती, 50 यहां हारी, तो बाकी कितने बच गए? 10 मैच। वो क्या हुए होंगे? आप बोलेंगे ड्रॉ हुए होंगे, कोई नतीजा नहीं निकला होगा उनका। तो उसके बारे में कहा जा रहा है 20 मैच ड्रॉ हुए। यहां नंबर दे दिया गया है, 10 की वैल्यू कितनी दे दी? 20 दे दी। एक वर्ष में कितने मैच खेले? तो 100 मैच खेले ना हमारे हिसाब से, तो 100 का मान कितना होगा? आप कहेंगे 200 होगा। तो सवाल आसान भी आएंगे, बस आपने पढ़ना है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होंगे लगेगा आप देखने पे कि बहुत ज्यादा टफ है, मगर जब आप उनको करने चलोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 293 देखिए। 1 रुपए में 4 टॉफियां खरीदी। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि टॉफी एक तरफ लिखो, 4 टॉफी खरीदता है 1 रुपए में। खरीद रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस है। मतलब एक टॉफी कितने की है? तो आप कहेंगे 1 रुपए की है। कितनी टॉफियां? 4 टॉफियां, मतलब 1/4 रुपए की आ गई। अब इसको आपने 60% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचना है। तो जब आप सेलिंग प्राइस लिखते हो तो 100 रुपए की चीज को 60% का अगर प्रॉफिट चाहिए होता तो आप लिखते 160%। तो वैसे ही इसके साथ भी क्या करो, 1/4 जो था इसका 160% का मतलब हो गया, ये कर लो। शून्य से शून्य कट गया, 4 से ये 4 काटोगे 4 आ गया। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ऊपर क्या है? तो आपने बोला रुपया। नीचे क्या है? टॉफी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी ही टॉफी बेचेगा। 2 रुपए में बेच रहा है भाई, कितनी टॉफी? 5 टॉफी। तो 1 रुपए में कितनी बेचेगा? 5/2। बोले तो 2.5 टॉफी बेचेगा। क्लियर हो रहा है सवाल? तो आपने बोला बिल्कुल। एक बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल। आप इस तरह के क्वेश्चन अक्सर छोड़ देते हैं, करते नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे। समझिए, ये 1 2 3 4 5 अंक दिए हुए हैं, से सभी अंकों को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी होगी। तो आपने बोला सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर लास्ट में सबसे छोटा लिख दो। तो इस तरह से हमें सबसे बड़ी संख्या मिल गई 5 अंकों की, जो कि इन अंकों को यूज करके बनाई जा सकती है। फिर 5 अंकों की 2 होगा, एक 0 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 9 होगा। अब कई बच्चे कहेंगे 0 ले लेते। अगर मैं 0 आगे ले लेता तो वो 4 अंकों की संख्या हो जाती, 5 अंकों की थोड़ी ना रहती। तो आप बोलेंगे हाँ बात तो सही कह रहे हो। अब भाई इनका अंतर करना है। 0 10 में से 9 गया, 1 आ गया। 11 में से 7 गया, 4 आ गया। 13 में से 4 गया, 9 आ गया। 6 में से 0 गया, 6 ही आ गया। और 9 में से 2 गया, 7 आ गया। तो 76941 आंसर हो जाएगा। कोई और ऑप्शन तो नहीं है? तो आपने बोला बिल्कुल भी नहीं है। दोनों जो संख्याएं हैं वो 5 अंकों की होनी चाहिए थी। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, मतलब दोनों संख्याएं 5 5 अंकों की होनी चाहिए थी। इस चीज का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। यदि किसी संख्या का आधा, मान लो कि संख्या थी ए, इसका आधा कितना हो गया? A/2। उसके 1/3 संख्या से इसका 1/3 कर लू, 1/3। ठीक, कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा है।
तो आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे, तो ये आ जाएगा 3a माइनस 2a अपॉन 6 बराबर 17। तो 3a में से 2a घट गया तो a ही आ गया बराबर 6 की यहां गुणा करोगे, 17 छके 102। a का मान बोले तो जो संख्या हमने मानी थी a, उसकी वैल्यू आ गई 102। कितनी आ गई? 102 आ गई है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का योग 8 है। तो मैंने ले ली एक संख्या a प्लस बी है, 8 दे रखा है। वैसे ऑप्शन से भी कर सकते थे कि सबका योग कितना है, 8 है, 8 है, 8 है। उनके अंतर के 4 गुना है। अब देखो, जो योग है 8, उनके अंतर, इनका अंतर कितना है, 4। क्या उसका ये 4 गुना है? आपने बोला नहीं। योग 8 है, क्या इनके अंतर कितना है, 2। उसका 4 गुना है? आपने बोला हाँ, 2 का 4 गुना करेंगे तो 8। तो यही आंसर हो जाएगा। सीधे ऑप्शन से कर लिया, ये सब करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। इसमें भी अब जब दो ही कंडीशन दी थी और दोनों को कोई ऑप्शन फुलफिल कर ले रहा है, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरतें नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है कहलाता है। तो आपने बोला ऐसे कोणों को कहते हैं पूरक कोण, हिंदी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो कोणों का योग होता 180 डिग्री योग, तो उसको कहते हैं हम, अगर कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो उसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। और रेखीय कोण कहते हैं अगर 180 डिग्री है, ये बराबर है। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस हमने समझ लिए, भरोसा कुछ नहीं है, कुछ भी आ जाए। अगला सवाल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में क्या जोड़ा जाए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैं कह रहा हूं कि x की जगह पता है क्या कर लो, 0 रख लो। तो जैसे ही आपने 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया। अब 0 में कितना जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग हो? आपने बोला 1 हो सकता है, मैंने कहा हाँ। और 1/4 भी हो सकता है। ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। आपने बोला बिल्कुल सही बात की आपने। फिर अब x की जगह जब हमने 0 रखा था, अब हम रख रहे हैं x की जगह रख रहे हैं 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस 1, बोले तो 2। 2 में कितना जोड़ें? क्या 1 जोड़ूं? पहला ऑप्शन। तो आपने बोला नहीं, 1 जोड़ने पे तो नहीं बनना। अगर मैं 1/2 जोड़ता, 1/4 जोड़ता, क्योंकि ये भी सही हो रहा था ना पहले वाले उससे, तो 4 दूनी 8 और एक 9, 9/4 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आपने बोला हाँ, ये 3/2 का होल स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो यही आंसर हो जाएगा जो दोनों की दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। एक दवा की प्रति पैकेट कीमत इतने रुपए, कीमत कह रहा है, अ प्राइस पर पैकेट ऑफ अ मेडिसिन इज इतना विच इंक्लूड्स 10% वैट। मतलब 100 रुपए की अगर चीज रही होगी तो उसमें 10% का वैट लग रहा होगा, और वो चीज कितने की हो जाएगी, 110 की हो जाएगी। 110 की वैल्यू आपको दे रखी है 220, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 110 दूनी 220 होता है। आपसे कह रहा है इस कीमत में वैट की मात्रा क्या है। वैट का मतलब 10%, तो 10% की वैल्यू हो जाएगी 20। है ऑप्शन में? आपने बोला हाँ जी है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है ये क्वेश्चन। जब मैंने देखा ना तो मैं थोड़ा सा सकते में आ गया कि क्या ही कर दिया जाए इस सवाल में। समझो, एक बार पढ़ो और समझो कि क्या सवाल, मजा आएगा इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि मार्गरेट की मासिक आय दी हुई है 80,000 रुपए। 80,000 रुपए मार्गरेट हर महीने कमाती है। उसने अपने धन को वृत्तखंड ग्राफ में दिखाए गए बजट के अनुसार बांटा है। ठीक है जी। मार्गरेट को 3,60,000 रुपए बचाने में कितना समय लगेगा ये बताना है। अगर आप समझें तो 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है।
जो भी उसकी आय है उसको, है ना, जिसमें से एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। अगर बचत की बात की जाए तो चार पार्ट में से एक पार्ट है, चार पार्ट में से एक पार्ट क्या है, बचत है। मतलब एक क्या है, बचत है। चार क्या है, आप बोलेंगे आय है कि नहीं है? बोलेंगे हाँ, क्योंकि सब बराबर ही है, बराबर इक्वल पार्ट में बांटा हुआ है। अब आपको दिख रहा है कि चार, कितने रुपए उसे बचाने हैं, सॉरी, तो आपको समझ में आ रहा है कि वो महीने का कितना कमाती है, आपने बोला 80,000 कमाती है। 80,000 के हिसाब से आय दे रखी है 80,000, चार का मान 80 है, तो चार से काटोगे, चार दूनी 80, चार दूनी 80 नहीं, चार दूनी 20 आएंगे, तो एक का जो मान आ गया वो आ गया 20,000। मतलब जो बचत आ गई उसकी वो कितनी आ गई, 20,000 आ गई, एक की वैल्यू आ गई 20,000। मतलब एक महीने में, क्योंकि वो मासिक आय थी, महीने में, महीने में कितना बचा ले रही है, एक महीने में आपने बोला 20,000। इस 20,000 को आपने बनाना है 36, तो दो को 36 बनाना है तो 18 से गुणा करोगे, आपने बोला हाँ, यहां भी 18 से करो, देखो 18 दूनी 36, ठीक, एक जीरो था, एक दो तीन, अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,60,000 रुपए बचा ले रही है। आपने बोला हाँ, कितने महीने लग रहे हैं, आपने बोला 18 महीने लग रहे हैं। मेरा बहुत ही फेवरेट ये सवाल रहा, जब मैंने क्वेश्चन पहली बार देखा तो मैंने बोला अरे ये क्या दिया है, कुछ डेटा तो दिया ही नहीं है इसमें। फिर जब मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा देखा और मैंने कहा कि नहीं नहीं यार, बहुत ही प्यारा सवाल है, आयोग के इस सवाल को बनाने पर उनका धन्यवाद तो करना चाहिए कि बहुत ही प्यारा सवाल बनाया है, बहुत अच्छे ढंग से इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। मैथ्स की तरफ से मैं आपको जय हिंद कहता हूं। मजा आता है जब अच्छे सवाल आयोग बनाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पालतू जानवरों की प्रदर्शनी में बड़े कुत्तों और छोटे कुत्तों की संख्या का अनुपात दे रखा है। बड़े कुत्ते, छोटे कुत्ते का जो रेशियो है वो है 3:17, और कह रहा है कुल कुत्तों की संख्या 80 है। आपके हिसाब से कुल कुत्ते कितने हैं, आपने बोला 20 है। 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपने बोला 80। एक की वैल्यू कितनी आ गई, आपने बोला 4। बड़े कुत्ते कितने हैं, 3 है। तीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 4 है, तो तीन की वैल्यू 3 चौकू 12, 12 कुत्ते होंगे। क्लियर हो गया सवाल। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का छोटा सा क्वेश्चन था। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग दे रखा है, मतलब a प्लस बी दे रखा है आपको 11। इन धनात्मक पूर्णांकों की अधिकतम संभाव्य गुणनफल क्या होगा, आपसे बोल रहा है a और इंटू बी बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू आए, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब केवल एक इक्वेशन दी हुई है तो क्या ही करोगे, मगर आपको दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव होंगे ये नंबर, धनात्मक, नेगेटिव नहीं होंगे, भिन्न में नहीं होंगे। तो आपने ऐसे नंबर लिए, आपने लिया पहला 1 और ये 10, तभी जाकर के 11 होगा। गुणा करोगे तो कितना आएगा भैया, 10 ही आएगा। क्या ये मैक्सिमम है, आगे भी देखते हैं। अगर मैं इसे 2 ले लूं और इसको 9 ले लूं, जोड़ करके 11 होता है, गुणा करके 18 होता है, हमें मैक्सिमम चाहिए। 3 ले लूं, 8 ले लूं, गुणा करके 24 होता है, अभी भी बढ़ रहा है। 4 ले लूं, 7 ले लूं, 7 चौकू 28 होता है, आपने बोला अभी भी बढ़ रहा है। 5 ले लूं, 6 ले लूं, 30 होता है, अभी भी बढ़ रहा है। आगे जाऊंगा तो 6 आएगा, 5 आएगा, वही नंबर रिपीट होने लगेंगे। आपने बोला हाँ बिल्कुल। तो मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो मिल रही है 30। किसी ऑप्शन में है क्या, हाँ है, तो 30 आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो इस तरह के जो सवाल है ना, वो मिलेंगे नहीं आपको कहीं। तो इस तरह के सवालों को ये कह के मत छोड़ देना कि यार ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। और ये सवालों को करने का ये सबसे आसान तरीका है कि आप इसमें ज्यादा गणित ना लगाएं, बिल्कुल अपनी व्यवहारिकता के हिसाब से सोचें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उस हिसाब से सवालों को कर लें। अगला क्वेश्चन देखो भैया, दी गई संख्याओं में से कितनी संख्याएं प्राइम है।
अब पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी है। अब आपने बोला ये संख्या तो प्राइम है 3, मगर क्या 33 एक अभाज्य संख्या है? प्राइम का मतलब अभाज्य है क्या? नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल अपने और एक के पहाड़े में आती हैं, पहाड़े में आती हैं, आती हैं। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। आ गई बात समझ में? तो आपने बोला हाँ जी आ गई। तो ये संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? केवल एक है, 3 है ऐसी संख्या। तो आंसर होगा एक। कितनी संख्याएं हैं? नंबर्स में पूछा जा रहा है, कितनी है? कौन है तो बोलते 3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक तथा स्वयं के अलावा निम्न में से किस संख्या का केवल एक घटक है? केवल एक घटक है। एक और स्वयं के अलावा केवल एक घटक है। एक और स्वयं के अलावा केवल एक घटक है। तो हमने देखा, देखो 8 मतलब जो ये 8 है किस किस से डिवाइड होता है? आपने बोला 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 8 से होता है। तो ये तो भैया बहुत सारे नंबर्स से हो रहा है डिवाइड। 6 को देखोगे 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है। 13 को देखोगे तो ये केवल एक से और अपने आप से होता है ना? हैज ओनली वन कंपोनेंट अदर देन वन एंड इटसेल्फ। 25 को देखोगे एक से होता है, 5 से होता है और 25 से होता है। अब सवाल क्या पूछा जा रहा था ये समझना है। मतलब वो कह रहा था कि एक से तो डिवाइड हो, तो आप बोलेंगे सारी हो रही हैं। और स्वयं से हो, स्वयं से भी सारी हो रही हैं। ठीक है, के अलावा केवल एक और घटक है, केवल एक और घटक किस संख्या का है? तो आप बोलेंगे केवल 25 का ही है। कौन सा है? 5 है और कोई भी संख्या नहीं है। इसमें दो घटक हैं, इसमें दो घटक है, इसमें कोई घटक नहीं है, इसमें है केवल। तो यही आंसर हो जाएगा 25। आ गई बात समझ में? तो बहुत मेरे को इतना दिल खुश हुआ है मेरे को ये पेपर देख के। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आसान है, ये है वो है, बेटा ये क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो कसम भगवान की ये प्राण निकाल देंगे तुम्हारे। इसलिए इन्हें सही से समझ के जाना। ठीक है ना? और तुम्हारे प्राण निकलने का मतलब हमारे प्राण निकलना, और हम नहीं चाहते कि हमारे प्राण निकले। इसलिए इन्हें कर लेना समझ के, ध्यान से कि लिखा क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है। अगला सवाल देखिए जी। 10 प्राप्तांकों के एक समूह का औसत, 10 नंबर का एवरेज दे रखा है 14, दो अन्य जोड़ लिए गए और नया औसत हो गया, दो और जोड़ लिए तो 12 नंबर हो गए। अब जो एवरेज हो जा रहा है वो 16 हो जा रहा है। तो बार बार मैंने कहा है कि ये जो दो नंबर आ रहे हैं वो अगर 14 का ही एवरेज लेके आ रहे होते तो सबका एवरेज 14 ही होता, मगर उनके आने से कितना बढ़ रहा है? दो बढ़ रहा है। कितने लोगों का? 12 लोगों का। तो 24 एक्स्ट्रा लेके आएंगे, 14 में 24 जोड़ेंगे तो 28 होना चाहिए था। 28 दिया नहीं है औसत। अच्छा, 28 लेके आएंगे नहीं। और दो लोगों के ऊपर ये भार है तो दो पे है, दो से ये कट गया। मैं भी तो 28 कहाँ कह रहा था, वो तो पता नहीं कहाँ जाता। 14 और 12 जोड़ोगे तो कितना ही आ जाएगा? 26 आंसर आ जाएगा। अब आपने बोला हमें नहीं आता ये मेथड, हमने नहीं देखी आपकी एवरेज की वीडियो। नहीं देखी है तो भैया एवरेज दे रखा है, नंबर दे रखा है, कितने नंबर का एवरेज है। तो भैया सम निकाल लो। 14 दशंक की कितना होता है? 140 होता है। 16 × 12 करोगे, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19। ये आ गया। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 12 संख्याओं में से 10 संख्याएं घट रही है ना, तो 32 आ रहा है। 32 नहीं, 52 आ रहा है अंतर।
जो 52 है वो कौन, दो लोगों का है सम, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना ही आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इस तरह से कर लेना भाई, ठीक है। जो तरीका आपको आसान लगे ना उस तरीके से करो। मेरा जो काम है वो ये है कि क्वेश्चंस को आसान करना, और इस तरह से आसान करना कि अगर आपने मैथ्स नहीं भी पढ़ी है तो आप किस तरह से ऑप्शंस से क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। कोशिश है मेरी है। ये कह रहा है कि एक संख्या हमेशा 40 से विभाजित होगी यदि, मतलब 40 से डिवाइड होगी अगर वो 2 और 20 दोनों से डिवाइड हो जाती हैं। 2 और 20 दोनों से डिवाइड हो जाती है। अगर मैंने लिखा 20 एक संख्या है जो 2 से भी डिवाइड होती है, 20 से भी डिवाइड होती है, मगर 40 से डिवाइड नहीं होती है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि 4 से और 10 से होनी चाहिए, तो फिर से मैंने ऐसी संख्या ले ली 20। या 20 40 से डिवाइड होती है, आपने बोला नहीं। फिर मैंने ले लिया 5 और 8 कह रहा है, 5 और 8 इन दोनों से डिवाइड होने वाली पहली ही संख्या 40 है, ठीक है। तो जो 40 से डिवाइड हो जाएगी, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है सी वाला जो सही हो जाएगा। क्या किया हमने, जो जो वो कह रहा था उस तरह का कोई नंबर लिया कि वो गलत हो जाए। गलत करने पे आपने फोकस करना है। जब जब आप गलत करने पे फोकस करोगे तो सही होता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम नीचे दिए गए संख्या के नमूने को बनाने में प्रयोग हुआ है। अच्छा, मतलब एक सीरीज सी दी हुई है ये इस तरह से। अब यहां से ये यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं। ये कह रहा है कि अगर पहला 120 घटा लिया जाए, 240 में से 120 घटाया तो ठीक है 130 आता है, फिर क्या 120 घटाएं, नहीं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है 10 घटाओ, इसमें से 10 घटाओ और आधा कर लो, 250 है। दूसरे ऑप्शन बी चेक कर रहा हूं, 10 घटाओ 240 आया, और फिर क्या कर लो, 2 से भाग कर लो। 240 को 2 से भाग किया तो कितना आता है, 120 आता है, मगर वहां तो 130 आ रहा है, मतलब बी वाला भी गलत ही कह रहा है। सी वाले को देखा, 2 से भाग करने के लिए कह रहा है। 250 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूं, भाग कर लूं, तो कितना आएगा, आपने बोला 125 आएगा, मगर वहां तो कितना आ रहा है 130 आ रहा है, ये भी गलत कह रहा है। फिर डी ऑप्शन को देखा, 250 को पहले 2 से भाग करो फिर 5 जोड़ना, तो 250 का भाग किया किससे, 2 से, 125 आया, उसमें 5 जोड़ लेना फिर, तो कितना आ गया 130 आ गया। आपने बोला हाँ ठीक। फिर भाग कर रहा हूं जी 2 से, 65 आ रहा है, 5 जोड़ लिया 70 आ गया। आपने बोला हाँ। समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन आया ना तो ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, और कर वही पाएगा जिसने किया हुआ होगा। तो इन क्वेश्चंस को सही से समझना क्या बताया जा रहा है। 70 है, 70 को डिवाइड किया 2 से, 35 आया, 5 जोड़ लिया 40 आ गया। 40 है, हाँ ठीक है, ऊपर 40 है। फिर 2 से डिवाइड किया 20 आया, 5 जोड़ लिया 25 हो गया। 25 है ऑप्शन में, आपने बोला हाँ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपने बोला चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये सीरीज किस तरह से बन रही है, क्लियर हो रही है बातें। आपने बोला हाँ सर। फिर अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन संख्याओं के योग से 108 कम है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी है। तो ये दूसरी वाली लाइन हमें पढ़ करके बहुत अच्छा लगा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की दुगनी है, तो मैंने लिखा बड़ी और एक तरफ लिखा छोटी। तो छोटी संख्या मैं मान लेता हूं कि a है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, ठीक। अब वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन संख्याओं के योग से, तो संख्याओं का योग कितना हो गया, योग से 108 अगर हम कम कर लें तो अंतर आ जाता है संख्याओं का, ऐसा लिखा जा रहा है पहली लाइन में। क्लियर हो रहा है। तो योग देखो कितना हो गया इन दोनों का, आपने बोला 3a हो गया, में से 108 घटाया तो बराबर अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है। तो ये a भाई इधर आएगा, इस 108 को उधर लेके जाओ, तो 3a माइनस a बराबर 108, तो ये 2a बराबर 108, a बराबर आ गया भैया 54। a कौन सी संख्या थी, आपने बोला छोटी,
अब आपसे कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, 2a और a का अंतर अगर आप करोगे तो आपने बोला अरे a ही पूछ रहा है वो, a की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा 54 है, 54 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? दिक्कतें, गिले शिकवे तो नहीं? तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ बॉड मास बेस क्वेश्चन है। हाँ, बॉड मास, BODMAS, क्या कहता है बॉड मास? बोडे का मास है ये, बॉड मास। बी फॉर ब्रैकेट, कौन से ब्रैकेट होते हैं? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को खोलो, उससे पहले अगर लाइन ब्रैकेट है तो उसे खोलो, फिर कर्ली ब्रैकेट को खोलो, फिर बिग ब्रैकेट को खोलो। ओ का मतलब होता है ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सम और डिवाइड। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब ऑफ वाली मल्टीप्लाई को पहले करना है, ये वो कह रहा है। किससे भी पहले करना है? डिवाइड से भी पहले। किस वाली मल्टीप्लाई को? ऑफ वाली मल्टीप्लाई को। समझ में आ रही है? इसमें देखते हैं, 120 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 15 गुणा गए 4 प्लस 4 माइनस 2। ठीक है, अब आपसे गुणा कह रहा है। गुणा का मतलब क्या हुआ समझो, ये है गुणा का मतलब, तो गुणा कर लो। नहीं, आपने कहा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यही तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व किया कितना आया? 60 आ गया। फिर डिवाइड करना है, तो 120 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 4 माइनस 2। तो पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका है 60 इंटू 1/60, ऐसे लिखो, प्लस 4 माइनस 2। इससे ये कट गया, मतलब 1 बचा। 120 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2, -1 -2 -3 हो गया। 120 प्लस 4 माइनस 3 आ गया 121। है क्या ऑप्शन में? आपने बोला हाँ जी है, टिक करना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, आगे देखो, सॉरी, क्वेश्चन में कह रहा है कि 108 के 108 के 1/, मतलब हजारवां भाग का मतलब हो गया, भाग को 15 से गुणा करने पर क्या मतलब, 108 के हजारवां भाग, वां भाग ऐसे लिखना चाहिए था। हजारवें भाग का मतलब हो गया ऐसे 1000 से डिवाइड करना है, ये आ गया हजारवां भाग, को 15 से गुणा कर लो, यही मान क्या आता है। आपने बोला ठीक है, या तो गुणा कर लो, 15 अट्ठे कितना होता है भैया, सीधे सीधे यहाँ देखो, 120 होता है तो 20 लिख दिया, और 15 एकम 15 होता है, और एक 16 आ गया। इसे किससे डिवाइड करना है? 1000 से। तो देखो, इसकी जगह ये 0 है, इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये है, 1 की जगह यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। आजा मेरे भाई, क्या यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, मतलब 1.620 है कोई ऑप्शन? पॉइंट के बाद 0 नहीं भी है तो उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं है, 1.620। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यार से समझना। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मोना के पास इतने की एक निश्चित धनराशि है। अच्छा जी, टोटल जो पैसा है मोना के पास वो है 7x² माइनस 34x प्लस 25। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा ना आपने, लो बेटा आया सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक निश्चित धनराशि है, उसने 36 दिनों में हर दिन वो क्या कर रही है, x-4 प्रतिदिन खर्च करती है। मतलब 36 दिनों तक हर दिन x-4 खर्च कर रही है, मतलब 36 दिनों में टोटल इतना खर्चा हो गया। मगर टोटल तो उसके पास इतना रुपया था, जिसमें से इतना खर्चा हो गया, और 27वें दिन उसके पास केवल 1 रुपए है, मतलब अब 1 रुपया और जोड़ लेते तो ये टोटल के बराबर हो जाएगा। आपने बोला हाँ, इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो। 7x², अब पूछ क्या रहा है, उसके पास प्रारंभ में कितना धन था, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। 7x² माइनस 34x प्लस 25 बराबर 36x, 36×2 = 72 का डबल करेंगे तो 144 प्लस 1। ठीक है, इसको भी इधर लेके जा रहा हूं, और इसको भी चाहता तो इधर ही ले आना हूं, तो लेके आता हूं। क्या है, इधर लेके आया तो 7x² माइनस
4 और 6 40, 40 30 70 आ गए, माइनस का 70x। अब ये देखो ये है, हाँ इसको इधर लेके आता हूँ, थोड़ा सा दिमाग चल गया। 144 प्लस 25 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये तो 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, 25 24 हो गया, 24 मतलब 144 में 20 जोड़ लिया, 4 जोड़ लो पहले तो, 148, 168 आ गया। तो 7x² माइनस 70x प्लस 168 बराबर 0। 7 से काटो, 7 एकम 7 दशंकी, 7 दूनी 14, 7 चौको 28। अब एक और चीज समझो, x² माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, ये आ गया यहां से ना, x की वैल्यू निकलेगी, थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा मतलब, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 24 के ऐसे फैक्टर करो जोड़ करके 10 आ जाए, तो प्लस करके 10 आना चाहिए। तो 6 चौको 24 होता है, प्लस का 6 सॉरी माइनस का 6 और माइनस का 4। अगली लाइन में जो भी सिंबल है उन्हें पॉजिटिव में लिख लेना है। तो एक आ गया 6 और एक आ गया 4। दो ऑप्शन निकल के आए। पहला ऑप्शन मैं देखता हूं 6, x की वैल्यू आ गई दो हमारे पास, एक ये आ गई एक ये आ गई। अब x की ये वाली जो वैल्यू है ना, वो इसमें पुट करके देखो कि आंसर क्या आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, इसे चेक करके देखिए, कर करके देख लोगे, ठीक है। चेक करके देखना है, एक मिनट थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं सिस्टम। हो जाता है ना बेचारा कहीं सो गया, हम तो ना सोएंगे। चलो ठीक है। हम्म, ठीक। तो आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यू पुट की, फिर x की वैल्यू कितनी रखनी है, 6 रखता हूं इस पे, क्योंकि कुल धन पूछा जा रहा है। ठीक, क्या पूछा जा रहा है, कुल धन। तो 7x की जगह रख रहा हूं 6, 6 का स्क्वायर माइनस 34 इंटू 6 प्लस 25, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 6 कॉमन ले लेता हूं, तो 6 सत्ते 42 माइनस 34 प्लस 25 है भैया। तो 42 में से 34 गया, 6 और 2 8, 8 छके 48। तो 25, 48 और 25 जोड़ोगे तो आ रहा है कितना, 73। जैसे ही मेरे को 73 मिला और मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया, तो हाँ मुझे दिख गया 73। तो मैं एक ही वैल्यू लूंगा, 4 लेने की अब मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। आपने बोला ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या इतने प्रतिशत बढ़ाई जाती है, नियत आयतन के लिए ऊंचाई कितना कम करना चाहिए। ठीक है, वैसे इसके ऑप्शन शायद गलत दिए, मैं सही करना भूल गया। तो देखो बेलन जो होता है उसकी आयतन की बात की जा रही है, तो आयतन देखते हैं पहले, आयतन क्या होता है बेलन का। आयतन जो होता है वो होता है पाई r²h। अब क्योंकि प्रतिशत में बात चल रही है तो ये पाई को रहने दो, ठीक है, केवल हम त्रिज्या पे बात करेंगे। तो त्रिज्या मान लो कि पहले 100 थी, फिर कितनी हो गई, 25% बढ़ा दी, मतलब 125 हो जाएगी। रेशो देखोगे 25 चौके 25 पंजे, ठीक, मतलब 4 से 5 कर दी गई। ये मतलब है नीचे शुरुआत में 4 थी, 100 थी और उसे 125 लिखा है, ऐसी तो कह रहा है क्वेश्चन में, आपने बोला हाँ। तो 4 से 5 कर दी, स्क्वायर कर रहा है आर का, तो यहां स्क्वायर कर लेते हैं। और आपसे कहा गया है आयतन जितना पहले था उतना ही अभी रहना चाहिए, मैंने पहले भी 1 लिया और अभी भी 1 ले लिया। नीचे जो वैल्यू है वो है ओरिजिनल, ऊपर जो वैल्यू है वो है न्यू। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 25, मतलब नीचे लिख लेता हूं यहाँ पे 1/1, तो ये हो गया 25/16। तो
अब यहां पे ऐसी क्या वैल्यू लेनी चाहिए कि गुणा करके एक आ जाए, तो आप बोलेंगे 25 और 16 ले लो सर, इन दोनों की गुणा करेंगे, यहां जितना आएगा उतना ही इन दोनों की गुणा करके यहां आएगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। तो मतलब 25 से 16 कम हो रहा है, शुरुआत में 25 थी, अब कितनी हो रही है, 16 हो रही है। कितनी कम हो रही है, आपने बोला 9 कम हो रही है, किससे, आपने बोला 25 से, गुणा गए 100 करेंगे, 25 चौके 100, 9 चौको आता है 36%। हम पहले ही कह चुके थे कि ऑप्शन गड़बड़ है, सही करना भूल गए। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये सवाल करना है। ठीक, सपोज अगर वो इस क्वेश्चन में ये नहीं कहता, इस क्वेश्चन में वो कहता कि अपनी मर्जी से बना रहा हूं मैं, समझना भावनाएं शायद आप समझोगे। वो कहता कि त्रिज्या नहीं, यहां लिख लेता हूं, त्रिज्या कहा था ना इसमें, ऊंचाई में 25% की वृद्धि, वृद्धि हो रही है। आ, ऊंचाई तो त्रिज्या कितनी कम करनी चाहिए, कितनी कम करनी चाहिए ताकि आयतन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, नियत रहे, नियत रहे। ठीक है, वो आपने बोला किसकी आयतन की बात कर रहे हैं, बेलन की बात कर रहे हैं, बेलन की ही बात कर रहे हैं, बेलन के लिए। तो अभी आपने यहां देखा पाई का कुछ लेना देना नहीं है, तो सीधे आयतन को देखो भैया, आयतन होता है पाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। हाइट में बात कर रहा है कि हाइट बढ़ाई जा रही है, मतलब 100 से कितनी कर दी, 125 कर दी। रेशियो देखोगे 4:5 आ गया। यहां देखोगे तो आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ रेशियो है 1 और 1, यहाँ ले लोगे R2 और R1 का स्क्वायर, तो भैया ये तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो ये 4 आ जाएगा इधर, 4/5 बराबर R2/R1 का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। थोड़ा सा वैल्यूज बन नहीं पाई, ऐसे हम कुछ गड़बड़ सी ले गए वैल्यू है। हम्म, ठीक है ठीक है। और ये कुछ कुछ बात, मतलब अब फिर आपसे कहेगा कि कितना कम करना होगा, तो आप बोलोगे √5 से कितनी बढ़ानी होगी, इसमें बढ़ √4 हो जा रही है ना, हाँ, कितनी कम करनी पड़ेगी, तो √5 से √4 कम करनी पड़ेगी। ठीक है, और कितना शुरुआत में था, तो √5 था शुरुआत। इस तरह से करके कुछ डेटा बन नहीं पाया, नहीं तो इस तरह से ये सवाल होता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही उम्दा सा लिखा हुआ सवाल है, और सवाल कह रहा है, देखिए इस तरह से आपके सामने, कि ये कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3, 4 और 5 है। जैसे 3, 4, 5 कहा, अनुपात कह रहा है वो, तो भी आप हमेशा ये लेके चलोगे कि ये 3 है, ये 4 है, 5 है, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरस थ्योरम इनमें लग रही है, ये एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। तो ए ले लो, अनुपात में कह रहा है, क्योंकि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल बोले तो आधार ये है, ऊंचाई ये है, तो क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार गुणा गए ऊंचाई, इसका मान दे रखा है 54। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 2×3 = 6, इस 6 से ये 54 काटूंगा 9 बार, ए और ए गुणा होके A² बराबर 9 आ रहा है, जिसका कि मतलब 3 का स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 3, ए की वैल्यू आ गई 3। अब आपको क्या करना है, ए की वैल्यू आ गई है 3, आपसे पूछा जा रहा है परिमाप बताइए। तो परिमाप मतलब 3a + 4a, सारी भुजाओं का योग ही को तो परिमाप कहते हैं, सम को ही तो परिमाप कहते हैं। तो 5 और 3 8 और 4 12, 12 a की वैल्यू बतानी है, 12 गुणा गए 3 बराबर 36। है क्या किसी ऑप्शन में, आपने बोला हाँ जी है, तो टिक कर लो और आगे बढ़ जाओ।
ये कह रहा है कि यदि इन विच कोऑर्डिनेट द पॉइंट -3 और 7 लोकेटेड, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर आप समझें इस तरह से होता है। यहां पे अगर मैं लिखूं तो ये 0 होता है, ये 1 2 3 4 5, यहां देखोगे 1 2 3 4 5, इधर देखोगे -1 -2 -3, ठीक है, -4 -5, इधर देखोगे -1 -2 -3 -4 -5। आ रही है बात समझ में? अब आपने क्या देखा, उन्होंने कहा कि बिंदु -3 और 7 किस निर्देशांक में है। तो फर्स्ट निर्देशांक होता है ये, दूसरा होता है ये, तीसरा होता है ये, चौथा होता है ये, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि पहले आप हमेशा एक्स एक्सिस में चलते हो फिर वाई एक्सिस में चलते हो, मतलब पहली वाली जो वैल्यू है वो एक्स की है और दूसरी वाली वाई की है। तो एक्स में कितना जा रहा है, माइनस में जा रहा है, ये है एक्स, ये वाला पॉइंट 3, और 7 किधर जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, द्वितीय क्वाड्रेंट में, ठीक है। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों नेगेटिव होंगे। चौथे क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स तो पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ठीक। पहले क्वाड्रेंट में पहला और दूसरा दोनों पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। बस इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन आ गया तो फिर आप ये नहीं कहना चाहिए कि आउट ऑफ सिलेबस है। अगला बहुत ही प्यारा माध्यिका पे बेस्ड सवाल है। एक डेटा सेट दिया हुआ है इस तरह से 2 3 5 x+1 8 और 9, कितने नंबर हैं भैया, 6 हैं। यदि माध्यिका और औसत बराबर है, तो पहले तो माध्यिका देखते हैं, टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो बीच वाले ये और ये नंबर, इनका योग करेंगे, 5 + x+1 y2, ये तो आ गई भैया आपकी माध्यिका। आपने बोला हाँ हाँ ठीक है पता है, मीडियन आ गई। और आपसे पूछा जा रहा है औसत, औसत का मतलब इन सबका योग, तो 2 3 5 और 5 10 और 8 18 और 9 27, 27 तो ये आ गया, प्लस x+1 ये है, अपॉन टोटल कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं। 2 से इसे काट दूं 3 बार, 3 से इधर गुणा कर लें, तो ये हो रहा था पहले तो 3 + x, वो 3 से गुणा करेंगे, और ये हो रहा है 28 + x, तो 18 + 3x बराबर 28 + x, 3x में से x घट गया 2x बराबर 28 में से 18 घट गया 10 आ गया, x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 5। क्या ही पूछ रहे थे, x की ही वैल्यू पूछ रहे थे। आपने बोला ओ, ये किसकी वैल्यू थी, औसत। औसत का मतलब क्या हो गया, एवरेज, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आएगा, आएगा तो आना तो है ही, ये तो सिलेबस में है आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, यदि एक ठोस गोले को 2 गोलार्धों में काटा जाता है, एक ठोस गोले को, गोले का मतलब स्फेयर था, जैसे नींबू था, नींबू को काट दिया गया, काटने के बाद मान लो कि ऐसे में मैं काट रहा हूं, काटा, ठीक, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, 2 पार्ट में काट दिया हमने इस नींबू को, ठीक। अब आपसे कह रहा है तो सतह क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्या है। अब आपने बोला जब इसका टोटल सरफेस एरिया देखा था तो जी 4πr² था, मगर यहां पर आपने देखा कि ये तो अर्धगोला है, इसका टोटल सरफेस एरिया 3πr² और इसका 3πr², बोले तो टोटल 6πr² हो गया। भाई अगर ये πr² और πr² को भूल जाओ, या रेशो अगर इनका देखें तो ये दोनों कट जाएंगे, ये 4 है और ये 6 है, मतलब रेशो आ गया 2:3, ठीक है।
मतलब 2 से 3 हो जा रहा है, कितना बढ़ रहा है? आपने बोला 1 बढ़ रहा है, किससे? तो आप बोलेंगे 2 से, गुणा के 100 कहेंगे, तो 2 से 100 को काटोगे और आ जाएगा 50% की बढ़ोतरी हो रही है। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है? 50% की। अगला क्वेश्चन देखिए जी, कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से कटने वाले विशालतम बेलन का आयतन बताइए। घन का मतलब क्या हुआ? घन का मतलब हो गया क्यूब। क्यूब कैसे बनाऊं? क्यूब आता है ना बनाना, इस तरह का बना लो। इस तरह का। अब इसमें एक क्या बना रहे हैं? तो आपने बोला हम तो बना रहे हैं जी, एक सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है। अब जो सिलेंडर बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वो यहां से लेके यहां तक होगी। मतलब अगर घन की साइड आपको ये पूरी 21 दे रही है, तो ये 21/2 होगी रेडियस की, नहीं होगी? आपने बोला हाँ होगी। हाइट तो पूरी इतनी ही होगी, 21 के ही बराबर। आपने बोला हाँ ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेलन का आयतन बताइए। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है? 22, नहीं पाई में ही लेना है। पाई आर की वैल्यू कितनी लेनी है? 21/2 का होल स्क्वायर। और एच की वैल्यू कितनी लेनी है? 21। तो भैया पाई ठीक है, 21 का स्क्वायर भी ठीक है, 21 भी ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपने बोला 4। तो ये आ जाएगा पाई 21 का स्क्वायर और 21 की पावर 1 बोले तो 21 की पावर 3/4 है क्या कोई ऑप्शन में? आपने बोला हाँ जी है, आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए जी, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक युग्म समीकरण ये को हल नहीं है? का हल नहीं है? हल नहीं है मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, जो इसमें पुट करने पे इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं करेगा, नहीं है हल। अगर हल होता तो इसे सेटिस्फाई करता, ठीक है। तो हम एक एक करके वैल्यू पुट कर रहे हैं। पहले x-2 y बराबर 14 में चेक कर रहे हैं 8 -3। मतलब x की जगह 8 रखेंगे, y की जगह -3 रखेंगे। तो रखो भैया 8 -2 इंटू -3, 12, सॉरी 6 और 8 14 हो जा रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है, मगर हमें चाहिए नहीं कर रहा है। दूसरे को देखा, 6 को और 4 को, तो 6 रख रहे हैं, -2 इंटू -4, 8 और 6 14 हो जा रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरे ऑप्शन पे गए, 2 -6 को किया, तो रखा यहाँ 2, -2 इंटू -6, 6 दूनी 12, प्लस का 12 आएगा ना, माइनस माइनस 14 सेटिस्फाई कर रहा है। चौथा ही ऑप्शन बचता है अब तो, 0 और -8, एक्स की जगह 0 रखा, -2 इंटू -8, 8 दूनी 16 आ जा रहा है। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, वह वाला ऑप्शन हमें चाहिए था। क्लियर हो रही है बात? तो आपने बोला बिल्कुल सर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 265, यदि रेखाओं यदि रेखाओं 2x + 3y - k = 0 और kx + py + 1 = 0 का प्रतिच्छेदन बिंदु, मतलब दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये लाइन और ये लाइन एक पॉइंट पे क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो इस वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ? तो आपने कहा कि ये जो वैल्यू है ये x और y की है, ये इनमें पुट करने पे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगी। ठीक है जी, तो मैं पहली वाली पे पुट कर रहा हूँ 2x + 3y - k = 0 पे, -1 और 3 का मतलब है x की जगह -1 और y की जगह 3, यहां पुट कर रहा हूं तो 2 × -1 + 3 × 3
माइनस के इक्वल टू 0। तो देखो ये 9 हो गया, 9 में से 2 गया, 7 आ गया, प्लस का 7 है उधर जाएगा तो माइनस का 7 आएगा, 7 के से के कट गया, मतलब के की वैल्यू आ गई 7। मगर हमें के की वैल्यू नहीं बतानी, हमें बतानी है पी की वैल्यू। तो हमें दूसरी इक्वेशन में जाना पड़ेगा जिसमें कि के प्लस पी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 कह रहा है, इस वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो के की वैल्यू भी अभी हमें पता है 7 है, और ये वाली वैल्यू यहां भी पुट करनी है, -1 और 3। तो के की जगह 7 पुट करो, एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये, एक्स और वाई की जगह ये पुट। एक्स की जगह किया -1, पी की जगह क्या किया, पी रहने दो, पी तो है ही नहीं, वही वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस का 7 है, ये माइनस का 6 हो गया, उधर गया प्लस का 6 हो गया, तो 3p इक्वल टू 6 आ गया। हाँ, तो p इक्वल टू आ गया 2। ठीक है जी, आना चाहिए, आना चाहिए, मतलब एक आध क्वेश्चन देख लो, क्या दिक्कत है, अगर आ गया तो कर लेना, नहीं आया तो वैसे ही कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर रहे हो। 11 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 35 पाया गया प्रत्येक प्रेक्षण को। मतलब हमने जब एवरेज की बात की थी और हमने कहा था कि अगर हर नंबर के साथ कुछ किया जाता है तो वही किसके साथ भी होगा, एवरेज के साथ भी होगा। तो यहाँ पे देखो 35 एवरेज था, और हर नंबर के साथ क्या कर रहे हैं, उसके मूल के 4 गुना करके 15 कम कर रहे हैं। तो यही एवरेज के साथ करो, एवरेज में 35 है, 4 से गुणा करो, उसमें से 15 माइनस करो, तो ये क्या होगा, न्यू एवरेज होगा जो हर नंबर के साथ हो रहा है, वही करके नया एवरेज आएगा। ठीक है ना, तो 35 चौके होता है 140, में से 15 माइनस करना है, 10 कम किया 130, 5 कम किया 125, 125 ऑप्शन में है, आपने बोला हाँ जी है, टिक करो और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन में आपको दे रहा है ए प्लस बी दिया हुआ है सी, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे दी है 38, ए बी सी ये दे दिया है, और आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। वैसे तो ये सवाल आएगा नहीं, मगर फिर भी अगर आ जाए तो क्या करें, क्योंकि 3 इक्वेशन है, 1 2 और 3, वेरिएबल्स कितने हैं, ए बी और सी, 3 ही है। तो आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला है एक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। वैल्यू पुट करते हैं, इसकी मान निकालना है, इसी का तो मान निकालना है, हाँ। तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, और सबकी वैल्यू दे रखी है, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, देखो कितना है, 30 है, 30 इंटू 3 करोगे 90, बराबर ए बी सी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर 38 दे दिया है, माइनस ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, तो ये वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी भैया। कैसे निकालोगे, दी भी थी, नहीं दी हुई। हाँ, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये समझिए। इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये -2 ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अबे ये प्लस है ना, तो सब प्लस ही में होगा, काहे के माइनस में आएगा, आना नहीं है ये, मगर फिर भी कर लेता हूं। इसकी वैल्यू दे रहा है आपको, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रहा है 10, 10 का स्क्वायर करोगे 100 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये है 38, 38 रख लो भैया, +2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 38, 30 कम किया 70, 70 में से 8 कम किया तो 62,
और 2AB प्लस BC प्लस CA हो गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 61। AB प्लस BC प्लस CA बराबर आ गया 61 नहीं 31। ये वैल्यू यहां पुट कर लेना। आ ए स्क्वायर इसकी 38 थी, 7 आ गया, 7 × 10 70 हो गया, 90 और 70 160 आंसर हो गया। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, आगे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आगे के क्वेश्चन शायद हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, या आंशिक भिन्न है। ये है नहीं कहीं लिखा हुआ है इस तरह से, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के बारे में। ये कह रहा है कि वैसे तो तंबू लिख रहा है, एक शंकु आकार तंबू दिया हुआ है। तंबू का मतलब, शंकु आकार का मतलब कोनिकल शेप का है, और इसका जो कैनवास इतना बना हुआ है, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। कितना दे रखा है? 251.2। इसकी जो वैल्यू होती है वो पाई आर एल होती है। आर क्या होता है? आर ये होगी रेडियस। एच कितना होता है? ये एच होता है। एल क्या होता है? ये एच होता है। ठीक है। हम्म। हम्म। 22/7 दिया हुआ है इसकी वैल्यू। 3.75 देनी थी, 3.14। तभी गड़बड़ आ रहा है। ठीक है। 251.2 इक्वल टू पाई की जो वैल्यू है ना, ये गलती से ये लिख दी गई है, 3.14 दे रखी है, यहाँ भी 3.14 है। ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14 है। आर आपको गिवन है कि व्यास दे रखा है 16, मतलब 8 हो जाएगी रेडियस। एल निकलेगा 8 से, इसे काट रहा हूं भैया, 8×3 = 24, एक बच गया। 8 × 8, 8×4 = 32। पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है। और ये आ गया 3.14 इंटू एल। इससे जब ये कटेगा तो 10 बार कट जाएगा, बोले तो एल की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10। क्लियर हो रहा है यहां तक? एल का मतलब क्या हो गया? ये 10 है। आर कितना है? 8 है। एक चीज समझो, क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि ये 10 है, ये 8 है, तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो रहा है। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी? आप बोलेंगे 6 फीट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, बहुत ही प्यारा सवाल है, ये करना चाहिए आपको। देखिए, एक आयताकार कमरे के फर्श की माप इतनी है, ऊंचाई इतनी है, कमरे में एक आयताकार दरवाजा और दो आयताकार, अच्छा, एक डोर है और दो विंडो हैं। ठीक है, ये लिख लेता हूं ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। दरवाजे की जो माप है 200 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर है, और विंडो की जो माप है वो 120 सेंटीमीटर इंटू 150 सेंटीमीटर की है। ठीक है। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे के भीतर की चारों दीवारों पर रंगाई करने की लागत क्या आएगी? ठीक है। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 2L+B/H इतना होता है। तो 2L की वैल्यू कितनी हो गई? 5। चौड़ाई कितनी हो गई? 4। हाइट कितनी हो गई? 3.5। ठीक है, ये तो हो गई लेटरल सरफेस एरिया। मगर एक चीज समझो, जहां पे डोर होगा और विंडो होगी वहां पे दीवार नहीं होगी, तो वो वाला एरिया माइनस करना है। तो माइनस करना है, ये सेंटीमीटर में, ऐसे मीटर में बदलें तो ये 2 मीटर है, और ये 0.8 मीटर है। 100 से डिवाइड करेंगे इसे भी और इसे भी, तो इतना आ गया। इसको भी देखोगे तो 1.2 है इंटू 1.5 है, ऐसी दो खिड़कियां हैं, तो ये हो गया इंटू 2। ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, तो 2×8 = 16, बोले तो 1.6 ये हो गया। दो 1.53 मतलब 3.6 ये हो गया। 2 से 3.5 में मल्टीप्लाई करोगे 7 आ जाएगा, 7 में 63 आ गया ये भैया। 63 में से माइनस करना है 0.25, 5.2। 63 में से 5 माइनस किया पहले तो,
तो आ रहा है 58, और 58 में से 2 और कम करोगे तो 57.8 आ गया, अगर मैं गड़बड़ नहीं कर रहा। ठीक है, इसको गुणा करना है आपने 12.50 से, 12.50 से मल्टीप्लाई करना, और तो 12×6 = 72, मोटा मोटी, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे है, तो 72 मतलब 70 के पास आएगा, तो लगभग लगभग यही आंसर आएगा, एक बार कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी, आगे बात समझ में क्लियर है? आगे बढ़े, आगे फिर सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सिलेबस से बाहर हैं, तो फायदा नहीं है इन क्वेश्चंस को करके। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको हमारा सेशन समझ में आया हो। मैंसुरेशन का, 3D मैंसुरेशन का ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो इसे एक बार करने की, समझने की कोशिशें करना कि हमने किया क्या। जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल था, जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया, या हिंदी में कहें तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, में से एक दीवार, एक डोर का और 2 विंडो का एरिया माइनस किया, और उसे 12.5 से गुणा की, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के इतने ही रुपए लग रहे हैं, तो हमारा आ गया 772, 22.50। ठीक है जी, चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, और कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और किस तरह के और क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं हम तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, चलो, धन्यवाद।